आर यू स्टिल वंडरिंग कि इतने सारे जो टर्न टेबल अवेलेबल होते हैं मार्केट में, फाइबर वाले, स्टील वाले, प्लास्टिक वाले, उसमें डिफरेंस क्या होता है? इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय वन, और किन्हें इनको ख़रीदना चाहिए, और आप अभी भी कंफ्यूज है कि आप केक बेस बनाए तो बनाए किससे, प्रीमिक्स से या स्क्रैच से? स्वागत है आप सभी का एंड नमस्ते आप सभी को। एंड दिस इज़ माय बेकिंग व्लॉग वेयर आई विल बी बेकिंग एंड आई विल बी गिविंग यू सम हेल्पफुल सजेशन which will definitely help you in your baking journey, and I will be sharing some experience based on my baking journey. I'm still at the beginning phase of it. So ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैंने टर्न टेबल अमेज़ोन से ऑर्डर किया है, और इससे पहले जो मैंने प्लास्टिक वाला था ना, वो भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था अमेज़ोन से। तो इससे पहले मैं प्लास्टिक वाला यूज़ करती थी, और अभी मैंने अपग्रेड किया है रिसेंटली। ये उसी दिन जिस दिन मैं केक बनाई थी उसी दिन ये अराइव हुआ था, मेरे घर पे आया था, मतलब डिलीवर हुआ था। फाइबर वाला है, ये फाइबर से बना होता है, और इसके ऊपर या तो कोई सी भी मेटेरियल की कोटिंग होती है, या तो एल्युमिनियम या तो स्टील, और ये प्लास्टिक वाला तो प्लास्टिक का होता है। तो इससे पहले तो मैं प्लास्टिक का ही यूज़ करती थी, मैंने 6-7 महीने मैंने प्लास्टिक का ही यूज़ किया है, मैंने जब से होम बेकिंग बिज़नेस स्टार्ट किया है। बट मैंने ये गलती की थी ना, मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं था कि मुझे ये फाइबर वाला लेना चाहिए। बट मैंने क्योंकि प्लान नहीं किया था कि मैं केक्स ही सेल करूँगी। मैं कपकेक्स एंड टी टाइम केक एंड बिस्किट्स बेचती थी। कपकेक मैंने रिसेंटली, मुझे ज़्यादा महीने नहीं हुआ, 8-9 महीना ही हुआ है, ऑलमोस्ट वी कैन से लाइक 1 ईयर। तो तब से तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ, और मैंने मैंने मुझे पता भी नहीं था। बट मैं, आप अगर नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, आप इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर होम बेकिंग बिजनेस, इफ़ यू आर सेलिंग योर केक फ्रॉम होम, तो मैं कहूँगी कि आप ना फाइबर वाला ले लें या तो स्टील वाला ले लें, डायरेक्ट इन्वेस्ट करें तो सही रहेगा। और नहीं तो अगर आप बस कैजुअली बेकिंग करते हैं तो आपके लिए तो प्लास्टिक वाला ही सही रहेगा, क्योंकि आप केक जनरली घर में बनाओगे तो आपको उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस अनटिल इफ़ यू हैव अ हाई बजट यू कैन बाय, डिपेंड करता है आपके ऊपर। बट मैं उनके लिए कह रही हूँ कि जिनका बजट उतना हाई नहीं है, लो है, तो वो सोच रहे कि प्लास्टिक वाला खरीद ले क्योंकि सस्ता है। बट अगर आप सेल करोगे ना, तो मैं कहूँगी कि ये फाइबर वाला ही खरीदें, या तो आप इससे भी महंगा खरीद सकते हैं स्टील वाला। मुझे फाइबर वाला पड़ा ही अभी 899 का, और इसके साथ वैसे तो जनरली ये 750 का पड़ होता है इसकी प्राइस। ये मुझे महंगा पड़ा क्योंकि इसके साथ 2 स्पैचुला आए थे फ्री, जो मुझे ही नहीं लगता फ्री है, क्योंकि उसका ही उन्होंने पैसा लिया है इसमें। तो इसीलिए मैंने ख़रीद लिया इसको, और ये मुझे 900 रुपये का पड़ा है। और ये अभी तक तो मैं यूज़ कर रही हूँ, इसका रिज़ल्ट अच्छा आया है। और मैंने जब से स्टार्ट किया ना इससे यूज़ करना, मेरे केक की फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी होती है और ईज़िली डेकोरेट हो जाता है। इससे पहले प्लास्टिक वाले पे रोटेशन इतनी अच्छी नहीं होती थी। तो बस आप अगर होम बेकर हो, कैजुअली करते हो बेक घर के लिए, तो प्लास्टिक वाला सही है। और अगर सेल करते हो तो मैं कहूँगी फाइबर वाला ख़रीद लीजिए, थोड़ा ज़्यादा सस्ता होता है। और नहीं तो आपका बजट ज़्यादा है तो स्टील वाला ख़रीद लिए। तो मैं ये केक बना रही थी, 2 केक। उस दिन मुझे 2 अर्जेंट ऑर्डर आए थे, मैं कहीं चली गई थी तो मेरे पास टाइम नहीं था, मैं 4-5 बजे के करीब आई थी। तो मुझे बस मेरे पास 2 घंटे में 2 केक बनाना था, आधा-आधा किलो। एक आधा किलो से ऊपर था और 1 किलो से कम था। उन्होंने कहा था मुझे हाफ़ केजी से ऊपर चाहिए और 1 किलो से कम चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट 850 ग्राम था। और जो दूसरा वाला जो चॉकलेट केक अभी जो मैं बना रही हूँ, प्रीमिक्स से बना रही हूँ मैं, वो हाफ़ केजी का था। मतलब मैंने जब वेट किया था वो ऑलमोस्ट 600 ग्राम हो ही गया था। और ये होम बेकर्स की प्रॉब्लम होती है, ये इतना वेट में प्रॉब्लम होती है। और आप अगर वंडर कर रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि हमें, अगर आप केक सेल करते हैं तो आप सोचते होंगे कि मुझे प्रीमिक्स से बनाना चाहिए या स्क्रैच से बनाना चाहिए। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मुझे किससे बनाना चाहिए, क्योंकि प्रीमिक्स भी अवेलेबल होता है। और हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं प्रीमिक्स ख़रीदने की क्या ज़रूरत है, हम घर पे ही बना लेते हैं मैदे से, तो उसी से पेज से। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसमें डिफरेंस होता है कि आप जो प्रीमिक्स से जो केक बनाएंगे ना, उसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही ब्रेडिश और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। वो मार्केट के जो केक, बेकरी स्टाइल जो केक होते हैं उस तरह के होता है। और जो होम स्टाइल केक हम जो स्क्रैच से मैदे से बनाते हैं, जिसमें हम दूध वगैरह, दही वगैरह डाल करके बनाते हैं, और कई लोग एग से ही बनाते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपको कैसे ऑर्डर मिलते हैं। तो वो आपको कस्टमर ही बताएगा, आप अगर उसको वैसा केक चाहिए तो। बट जनरली इंडिया में मोस्टली लोग उतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते, मतलब मैं बस कह रही मोस्टली लोग उतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं केक वर्ल्ड से, कि हमारे डिफरेंट टाइप के केक होते हैं, फॉन्डेंट केक होते हैं, बटर क्रीम केक होते हैं, व्हिप क्रीम केक होते हैं। तो वैसे ही उनको जनरली सिंपल बेकरी स्टाइल केक चाहिए होता है, तो आप उनको प्रीमिक्स से ही बना करके दिए, आपको सस्ता भी पड़ेगा, आपके पैसे भी बचेंगे, और
आप ईज़िली बेक भी कर सकेंगे। तो मैं तो यही कहूँगी प्रीमिक्स से बनाएं, क्योंकि जो स्क्रैच से बनाते हैं वो लोगों को कई बार पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब मैं स्क्रैच से बना करके ही बेचती थी, मुझे पता नहीं था, तो उनको पसंद नहीं आता, मतलब पसंद तो आता था, बस वो कहते थे कि ये जो केक है ना उतना सॉफ्ट नहीं है जितना ब्रेड वाला, उनको ब्रेड वाला ही चाहिए, एकदम ब्रेड की तरह, उतना फ्लेवरफुल वो खाते नहीं है। और वो जो स्क्रैच से बनाते हैं वो केक में ज़्यादा फ्लेवर होता है। तो इसीलिए कहूँगी, अगर आपको ऑर्डर आते, स्पेशली अगर वो कहे कि हमें होम सेल चाहिए, तभी आप स्क्रैच से बनाएं, नहीं तो आप प्रीमिक्स से ही बना करके दे, जो जनरल ऑर्डर आते हैं। तो मुझे तो जनरल ही ऑर्डर आते हैं अभी। जैसे अगर जिनको चाहिए होता है स्पेशल ऑर्डर, तो वो मुझे बताते हैं कि मुझे बटर क्रीम केक चाहिए और वो होम स्टाइल होना चाहिए, स्क्रैच से बना होना चाहिए, तो तब मैं बनाती हूँ। तो अब अगर ऑर्डर आए तभी आप ऑर्डर पे बनाएं प्रीमिक्स से, नहीं तो आप जनरल ऑर्डर आए तो प्रीमिक्स से ही बनाएं। तो और इसके साथ में ये वनीला केक बना रही हूँ, ये ऑलमोस्ट 800 ग्राम का चला गया था। और इसकी मैंने डेकोरेशन बहुत ही सिंपल सी की है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और मैंने जिनसे पूछा था, मतलब वो बच्ची थी, वो मेरे घर पे आई थी, तो उसने कहा था कि मुझे नॉर्मल सा केक चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा उसका सेलिब्रेशन नहीं था, न्यू ईयर केक था। तो मैंने जैसे तैसे मैंने कंप्लीट किया, और ये मैं सोकिंग कर रही हूँ, तीनों के तीनों लेयर लगा दिया है, व्हिप क्रीम भी लगा दिया है, और बस इसके अंदर मैंने वाइट चॉकलेट गना, सारे लेयर्स को फिर मैंने स्टैक करके इसके बीच में फिलिंग करके मैंने इसको एक हल्की सी पतली सी लेयर लगाई है क्रीम की, और उसके ऊपर क्रीम कोट करके मैंने क्रीम कोट करके फ्रिज में डाल दिया है सेट होने के लिए। तो आप सेट करते वक्त केक को आप ये ध्यान दें कि कभी भी आप बिना सेट किए, भले कितना भी टाइम आपके पास कम हो, आप ज़रूर से ज़रूर ना जो केक है ना, भले उसको फ्रीज़र में रख दें, लेकिन आधे घंटे तक तो केक को सेट करें। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ऐसा गलती बहुत करती थी कि मैं जब मेरे पास टाइम नहीं होता था तो मैं केक को उतनी देर तक मैं सेट नहीं करती थी पूरी तरह से, और मैं दे देती थी, मुझे लगता था केक सेट हो गया है, बट नहीं होता था। एटलीस्ट 30 to 45 मिनट तो लगता ही है केक को सेट होने में, और वो सेट करना बहुत ज़रूरी है उसके बिना। नहीं तो मुझे पहले मुझे कस्टमर फीडबैक देते थे कि आपका केक तो बहुत अच्छा था, टेस्टी था, बट वो जो केक था ना वो ठंडा नहीं था, मतलब उनका कहने का मतलब कि वो सेट नहीं था, ये तो उनको पता नहीं था, तो वो वैसे बोलते थे वो ठंडा नहीं था केक। तो एक तो हो भी सकता है मे बी उन्होंने रख दिया होगा बाहर केक को बहुत देर तक, उसकी वजह से वो पिघल गया हो अंदर ही केक। बट ऐसा ये भी होता है कि मैं क्रीम अगर आप ज़्यादा डाल देते हो, या तो क्रीम ज़्यादा हो गई हो, या तो कोई फिलिंग आप क्रश वगैरह डालते हैं वो भी ज़्यादा हो गई हो, उसकी वजह से भी केक सेट नहीं हो पाता है अच्छी तरीके से, क्योंकि क्रीम तो पतली सी होती है और उसको केक को वो होल्ड नहीं कर पाता, उसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं आती केक के अंदर। तो वो ज़रूर ध्यान दें। इसीलिए मैं जब भी चॉकलेट केक बनाती हूँ तो उसमें मैं चॉकलेट, अगर वो बड़ा केक हो रहा है, बड़ा केक है 1 किलो का, 1.5 किलो का, तो मैं उसके बीच में चॉकलेट गनाश जो होता है ना, वो थिक वाला चॉकलेट गनाश डालती हूँ, ताकि वो केक को एकदम पकड़ करके रखे और वो गिरे ना। क्योंकि चॉकलेट गनाश ठंडा होने के बाद वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है, वो थोड़ा सा उतना सॉफ्ट नहीं रहता, स्टेबल हो जाता है, केक को स्टेबल करने में वो काम करता है। इसीलिए मैं चॉकलेट केक में हमेशा भर भर के चॉकलेट गनाश डालती हूँ, ताकि जो खाएगा ना उसको भी चॉकलेट का टेस्ट बिल्कुल मिलना चाहिए। उसकी वजह से मेरे ख्याल से मेरे केक के जो वेट होते हैं ना हमेशा बढ़ जाते हैं, और पहले तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता था। अब जब से मुझे पता चल गया है, मतलब अभी तो मैं स्टार्टिंग फेज़ में ही हूँ, सो इसीलिए मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो जितने भी मेरे एक्सपीरियंस होंगे, जो भी मैं सीखूँगी, आई विल नॉट कीप इट सीक्रेट, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। आप होम बेकर हो और जस्ट आपको बेकिंग पसंद है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने ब्लॉग्स के थ्रू। तो ऐसी मैं शॉर्ट्स वीडियो भी बनाती हूँ जिसमें मैं डेकोरेशन दिखाती हूँ और भी चीज़ें दिखाती हूँ। जो भी मेरे जो रेगुलर ऑर्डर्स होते हैं कैसे मैं कंप्लीट कर रही हूँ, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसी तरह से तो मैं सीख रही हूँ, और मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, और एक्सपीरियंस से ही तो हम सीखते हैं ना। तो आप भी सीखना, और मैं भी अभी स्टार्टिंग फेज़ में ही हूँ, तो मैं देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। ये मेरी बेकिंग जर्नी है और आप उसका हिस्सा बन सकते हैं मेरी बेकिंग जर्नी का। सो बातें बातें में ही केक सेट हो गया है। इसको मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने केक को फ्रीज़र में ना दोनों को मैंने स्टफ़ कर दिया था। और क्योंकि मेरे पास छोटा वाला फ्रीज़र, छोटा वाला फ्रीज़ का जो फ्रीज़र होता है ना वो छोटा होता है, और थैंकफुली ये जो दोनों केक थे वो छोटे थे, तो अट गए जैसे तैसे। तो मैंने सेट कर लिया, और इसके बाद मैंने इसके ऊपर फाइनल डेकोरेशन की, फाइनल फ्रॉस्टिंग लगाई है डेकोरेशन में। और इसके बाद मैंने सिंपली ये जो केक जेल होता है ना उसी से मैंने डेकोरेशन कर दिया।
मेरे पर्स मतलब बनाते बनाते बिल्कुल रात हो गई थी, मतलब 7 तो बज ही गया था आराम से। और मैं जहाँ पे बनाती हूँ ना वो स्टेशन में जो टेरेस का जो होता है ना वहाँ पे है, तो रात में लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए मैंने फ्लैश लाइट ऑन किया है। और ये है चॉकलेट केक है, और इसके बाद जो दिखाऊंगी वो वनीला केक है। तो मुझे चॉकलेट केक तो अच्छा लगा, बट वनीला केक मुझे उतना ठीक है, होता नहीं है, नॉट बैड नॉट गुड वाला था। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। एंड जब अब मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करूँगी बेकिंग ब्लॉग की, तो उसमें मे बी मैं इतनी ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करूँगी इसमें मैंने, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो था, सो दैट्स वाई आई हैव स्पीक्ड अ लॉट in this video. And thank you for watching, and if you want to support me, you can support me by subscribing. And if you want to ask any kind of question, feel free to ask comment section में, आपके लिए खुला हुआ है। So thank you for watching, bye.